नमस्कार दोस्तों, काम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश में चुनाव खत्म हुए हैं और वहां पे काउंटिंग हुई है, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वह बहुमत में आती हुई दिख रही है। साथ ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने उनको उस पार्टी को एक तरीके से बधाई भी दी है। उसने भी काउंटर में आभार जताया है प्राइम मिनिस्टर का। अब बात करेंगे कि इस चुनाव से बांग्लादेश किधर जाएगा, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या होंगे, क्या बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होंगे, हमारे खराब होंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि आने वाली भारत की रणनीति इस पे क्या होगी और क्या होनी चाहिए, इस संभावनाओं पे हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि बीएनपी की जीत। बीएनपी क्या है, कौन है? तो बीएनपी को आपको पता होगा कि यह पार्टी 20 साल पहले सत्ता में रह चुकी है, जो खालिदा जिया की एक पार्टी थी। और उसके बाद शेख हसीना की पार्टी जो है अवामी लीग सत्ता में 20 साल रही। और इसमें तीसरी पार्टी एक और लड़ रही थी जिसका नाम था जमात इस्लामी। क्योंकि जमात इस्लामी आने का खतरा यह था कि वह एक इस्लामिस्ट कंट्री बनाने की बात करती थी और इसके बियॉन्ड जाके बांग्लादेश के लोगों ने एक तरीके से ये राहत की सांस है बाकी वर्ल्ड के लिए कि एक लोकतंत्र के तरफ वहां के लोगों का झुकाव था। अगर अवामी लीग लड़ी होती तो शायद इतना जो बीएनपी है वो नहीं जीत पाती, एक बैलेंस भी जाता, एक बैलेंस्ड पावर जाता। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले समय में शेख हसीना का मुद्दा जो है भारत से डिपोर्ट करने का दबाव बढ़ेगा। देखा जाए तो बीएनपी बहुत बड़े मेजॉरिटी आई है और वहां के लोग मान कर सकते हैं जो पब्लिक सेंटीमेंट है इंडिया का देखें तो यहाँ पे ये सेंटीमेंट है कि वहां पे हिंदुओं को मारा गया, जैसे दीपू दास को जला के मारा गया, कई लोगों की हिंदुओं की हत्या हुई। तो यहाँ का सेंटीमेंट अलग है, बांग्लादेश का भी सेंटीमेंट अलग है। वो इस्लामिस्ट कंट्री बनाने की मांग पे कुछ लोग चल रहे हैं, जिसमें जमात इस्लामी 70 सीटें लाते हुआ देख रहा है। जमात इस्लामी का पावर जो है तारिक अनवर की सरकार में बरकरार रहेगा, बढ़ेगा, या दबाव से क्या वह कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे भारत और बांग्लादेश के जो बायलैटरल रिश्ते हैं, एक तरीके से रिलेशंस हैं, वो बिगड़ेंगे। ऐसा अभी नहीं होता हुआ दिख रहा है। आपको पता होगा कि जब वो लौटे, यूके में रहते थे और वहां से जब लौटे थे उनका जोरदार स्वागत हुआ था, तो उन्होंने बहुत बैलेंस स्पीच दिया था कि नहीं हम भारत से अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहते हैं। ये भी कहा था कि हम सभी देशों से बायलैटरल रिलेशन अच्छे बना के चलेंगे और लोकतंत्र के हिसाब से चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि जमात का प्रभाव पड़ा तो क्या अल्पसंख्यक की सुरक्षा या कोई ऐसा बिल पास न हो जाए जिससे भारत से और ज्यादा रिलेशन गलत परिस्थिति में जाए। अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में देखेंगे तो जो यूनुस सरकार थी वहां पे एक तरीके से उनकी अंतरिम सरकार थी, तो उनका झुकाव जो है पाकिस्तान, टर्की और चाइना की तरफ ज्यादा हुआ था, जिसमें टर्की उनका पहले ही डिफेंसिव पार्टनर रहा है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वहां से TB2 ड्रोन वो लोग लेते रहे हैं, साइपर एयर डिफेंस लेते रहे हैं और T-129 हेलीकॉप्टर लेते रहे। लेकिन पाकिस्तान में जो हाल ही ट्रेड डिफेंस डील हुई है, भारत के कान खड़े किए हैं, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है नेवी के साथ। JF-17 जेट्स की डील होने वाली है कि हो चुकी है, अभी ये ऑफिशियल नहीं है। चाइना की बात करें तो J-10C एक फाइटर जेट्स की डील चल रही है। साथ ही चाइना ने यह दावा किया है कि हम जो भारत के बॉर्डर हैं वहां पे ड्रोन फैक्ट्री वहां पे वह स्थापित करेगा। और एक ट्रायंगल डेविल का नाम आ रहा है सामने की एक त्रिदेशीय संधि बनेगी, जिसमें साइनो पाक बांग्लादेश इसका नाम दिया जा रहा है, यानी चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आपको पता होगा कि 1960 में पाकिस्तान और चाइना जो है ऑल वेदर फ्रेंड्स कहे जाते थे और माने जाते थे। 1962 में हमारे यहाँ और चाइना से जो वार हुआ था, उसके बाद हमारे देश को ये लगा कि नहीं, ये पश्चिम और पूर्व में जो दो देश एक ही देश है, और जबकि बांग्लादेश में ज्यादा चीजें हो रही हैं और उसका उपयोग भारत के खिलाफ हो रहा है, बांग्लादेश को अलग किया गया। तब से एक तरीके से पाकिस्तान अंदर ही अंदर कूद रहा। तो क्या वो फिर अलायंस बनता हुआ दिख रहा है? इससे क्या होगा कि हमारे देश में 3 डेविल पैदा हो जाएंगे। चाइना तो एक थ्रेट हमारा है, ये है, पाकिस्तान है, और एक इमर्जिंग थ्रेट अब दिखने लगा है बांग्लादेश, क्योंकि वहां के लोगों में भारत के खिलाफ नारेबाजी जो देखने को मिली, जो रोष देखने को मिला, इससे भारत को क्या क्या काम करना होगा। चाइना का प्रभाव अब ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ इन्फ्लुएंस अब बढ़ने लगेगा और बढ़ सकता है मे बी। इसमें भारत की चाल क्या होगी? तो भारत की चाल हो सकती है कि मल्टी लेयर्ड
डिफेंसिव हमको रखना होगा, जिसमें हमारा डिप्लोमेटिक होगा, डिफेंसिव होगा और इकोनॉमिक होगा और प्रोएक्टिव होगा। यानी हमको चारों तरफ से अपने जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और एक सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वहां पे हैवी डिप्लॉयमेंट आर्मी का लगाना होगा। इसमें जो चीजें हैं कि वहां पे हैवी मिलिटरलाइजेशन होगा। फिर सबसे जो मुख्य बात आती है वो इंटेलिजेंस की आती है कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर ना हो, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश पे आंखें गड़ाए हुए है। वह जो दलाई लामा है उनके डेथ का इंतजार भी कर रहा है, क्योंकि अगर वह इस समय भारत पे हमला करता है तो दलाई लामा से जोड़ के देखा जाएगा और शांति के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो सकती है। पूरी दुनिया ये मानती है कि दलाई लामा जो है वो शांति के दूत और वह अरुणाचल को हमेशा अपना हिस्सा बताता रहा है, इसलिए वह भारत को भटकाने की कोशिश करेगा बांग्लादेश से। और दूसरी चीजें हैं कि सर्विसलांस जो है, और तीसरी है रिकंसेंस जो है कि अगर कहीं कोई परिस्थिति पड़ती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लें, तुरंत हैवी मिलिटराइजेशन वहां पे सुरक्षा हो पहुंचा सके, रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, फिर लाइट एयरक्राफ्ट हमारे वहां उतर सके। और साथ ही एक तरीके से हमें अब अपने डील्स में डिफेंसिव डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम रसिया को इधर देखें तो रसिया से चाइना का जो इंटरेस्ट अब ज्यादा बढ़ रहा है। रसिया चाइना की तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखे उसने कोई बयान नहीं दिया भारत के पक्ष में, तो इसलिए हमने आज ही की डील हुई है शायद राफेल की फ्रांस से हुई है, हमें यूएस से भी डील करनी होगी, हमें यूरोपियन से भी डील करनी होगी कि किसी भी एक कंट्री पे हम डिपेंड न रहे, हमारा डाइवर्सिफिकेशन रहे कि जब हमें जरूरत पड़े तो कोई एक कंट्री ऐसा ना हो कि वो कहे कि हम आपसे ज्यादा पैसे लेंगे, हम आपको देरी से देंगे। इन सब चीजों से हमें बच के और इस पे एग्रेसिवली इंटेलिजेंटली हमको वर्क करना पड़ेगा। साथ ही जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं वहां पे हमें डेवलपमेंट और संसाधन और उस संसाधन को पहुंचाने के लिए साधन, ये 3 चीजें हमें बढ़ानी होगी। हमें रेल के कॉरिडोर बनाने होंगे, हमें वहां पे इतने ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजिकल लैब बनाने होंगे कि जो हम दूसरे देशों पे डिपेंड न रह पाए। और साथ ही हमें ये कोशिश करना पड़ेगा कि हम सबको एक जो बना हुआ है, हम साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया को लेके हम थोड़े से ज्यादा फ्रेंडशिप हैं कि हम उसको काउंटरएक्ट कर सकते हैं। फिर अमेरिका की भी हमें जरूरत पड़ेगी साउथ चाइना सी में चाइना को बैलेंस करने के लिए। ब्रिक्स के जरिए हम चाइना पे दबाव बढ़ा सकते हैं कि यह बांग्लादेश पे ऐसे मदद नहीं करे, लेकिन चाइना नहीं मानता है और ऐसे डिप्लॉय करता है। कहीं भी आप जैसे ग्वादर एयरपोर्ट को देख सकते हैं पाकिस्तान में, जैसे हम स्ट्रेटेजिकली जा सकते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर चीजें होंगी। और सबसे चुनौती होगा कि हमारा नेवी को भी हमें ज्यादा एडवांस के रूप में अब बनाने का बढ़ाने का काम शुरू करना चाहिए। और आपको क्या लगता है, अगर आपके मन में भी कोई इससे रिलेटेड विचार आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझे प्रेज करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।